F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुप्तापारा पंचायत की प्राकृतिक खूबसूरती में कहीं से भी कमी नहीं है। यहाँ बहुत घने जंगल हैं तो वहीं खूबसूरत समुद्री किनारे भी हैं। हर जगह पहुँचने के लिए सड़कें हैं तो वहीं मोबाइल कनेक्टिविटी भी। बस ज़रूरत है तो हमारे प्रशासन को इसे विकसित करने की, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में इसे कई तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिससे पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगी, नई सुविधाएं प्राप्त होंगी, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस मामले में वहां के जिला परिषद श्री प्रकाश अधिकारी जी ने हमारे चैनल से बात की और कई सुझाव दिए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि हम एक बहुत ही सुंदर जगह पे खड़े हैं। ये है गुप्तापारा के जो मंजीरी विलेज नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और आज हम यहाँ पे एक बार फिर प्रकाश अधिकारी जी, जिला परिषद मेंबर गुप्तापारा, हम उनके साथ यहाँ पे आए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं इस खासकर इस स्पॉट को लेकर, इस जगह को लेकर, जो आप देख सकते हो कि वहाँ पे फॉरेस्ट का चेक पोस्ट बनाया हुआ है। उसी के ठीक सामने यहाँ पे जो समुद्री किनारा है, इस जगह पर वे हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, जो हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार। मैं इतना आपसे कम समय में बताना चाहूँगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये मंजीरी विलेज है। और यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जस्ट 5 मिनट की दूरी में, 5-10 मिनट की दूरी पे कि जॉली बॉय दिख रहा है आपका, उसके पास में ये सनसेट यहाँ पे होता है। बहुत खूबसूरत सनसेट पॉइंट है ये। अगर ये बनता है पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र से बहुत ही पास, 15 से आधे घंटे के अंदर, मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर आप यहाँ पहुँच सकते हो। अगर ये सनसेट पॉइंट जल्दी से जल्दी बन जाए, मेरे ख्याल से प्रशासन इसका अप्रूवल भी दे चुका है, PWD का बस आ भी गया है, इसका जल्द से जल्द टेंडर करके इसका काम को शुरुआत किया जाए। अगर इस क्षेत्र में एक काम को अगला टूरिज़्म महोत्सव से पहले इस क्षेत्र का उद्घाटन हो जाए, मेरे ख्याल से हमारे जो गुप्तापारा ये पंचायत क्षेत्र है, इसको अनदेखा हर समय किया जाता था। यहाँ से सोलबे तक हम जाते हैं लोग, लेकिन टूरिज़्म के इतना अच्छा स्कोप होते हुए इस एरिया को अनदेखा किया। लेकिन हाल ही में प्रशासन, मुख्य सचिव जी ने अप्रैल मई महीने में इसका पुंगी बालू तक उद्घाटन किया, कुछ हट्स और कुछ बेंचेस का फॉरेस्ट के साथ मिलकर। तो मेरा मानना है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये उदित सर जब हमारे यहाँ के DC महोदय थे, 2017 में इसका सेटअप आउट किया गया था, तब से लेकर अभी तक आज तक इसके प्रयास किया जा रहा है कि इसको किसी भी तरह ये सनसेट पॉइंट को यहाँ बनाया जाए और टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होने में कोई नहीं रोक सकता। जब टूरिज़्म यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ का क्षेत्र के अनएम्प्लॉयड को काम मिलेगा, लोगों का दुकानें चलेगी, ढाबे बिक्री होगा, यहाँ का सब्जी बिक्री होगा। जल्द से जल्द इसका काम को अंजाम दिया जाए ताकि इस क्षेत्र का लोगों को लाभ मिले और पूरे द्वीपों का टूरिज़्म जो भाई है, बच्चे हैं, उनको भी एक रूट मिल जाएगा, एक स्पॉट मिल जाएगा। टूरिज़्म क्षेत्र में भी एक माइलस्टोन होगा, मेरा मानना है। और आगे इसका फुंगी बालू से लेकर बड़ा बालू जो मंजीरी स्थित में एक बीच है, जो सेकंड बीच इन पोर्ट ब्लेयर, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस रोड को जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लेकर करीबन 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, जो पोर्ट ब्लेयर में इतना अच्छा सेफ बीच कहीं भी नहीं है जो यहाँ हो सकता है। तो इसका भी प्रयास टूरिज़्म डिपार्टमेंट से और प्रशासन रूरल टूरिज़्म के रूप में जो अभियान चला हुआ है, इस क्षेत्र को इसमें इंक्लूड किया जाए, रूरल टूरिज़्म के तौर पे इस क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाए। मेरा अनुरोध यही रहेगा प्रशासन से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रकृति और सुंदरता, इसके मामले में तो हमारे अंडमान निकोबार का कोई मुकाबला नहीं है। बेशक हमारा पूरा अंडमान निकोबार जगह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, लेकिन वहीं जब यहाँ पे टूरिस्ट पर्यटक आएंगे और वे लोग समुद्र के किनारे बैठ के बस नज़ारों का मज़ा ले पाएंगे, अगर समुद्र में नहीं उतर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा क्रोकोडाइल फियर की वजह से। नहीं, ये तो आपका मानना सही है, मैं भी इसमें आपके बात में समर्थन देता हूँ कि
जहाँ तक क्रोकोडाइल का मामला है, ये तो सेफ को देखते हुए, वाइल्ड लाइफ को देखते हुए उसका भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ये सनसेट की पॉइंट है, यहाँ तो उतरने की कोई बात नहीं। जहाँ पर बीच की बात है, जो हमारे बड़ा बालू मंजीरी बीच है, जहाँ पे भी क्रोकोडाइल अभी तक मेरे ख्याल से उस क्षेत्र के लोग, वहाँ के लोग देखे नहीं। और एक सेफ बीच है, क्योंकि हम लोग उसको अगर रेवेन्यू बीच में आता है उसको प्रोटेक्शन भी कर सकते हो, नेशनल पार्क से बाहर भी है, शायद उसको बैरियर और ये लगाने से उसको अगर बीच को तरीका से उसका लाइफ गार्ड को छोड़ा जाए, मेरे ख्याल से वहाँ अभी तक कोई घटना नहीं हुआ है हाल ही में। आगे का भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ये आपका मानना सही है। लेकिन इसके लिए भी कई सारे, जैसे वंडूर में भी एक प्रपोजल आ रहा है जो नेट लगने का, ऐसा अगर इस बीच में भी लग जाए तो कम से कम वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से वो भी सेफ़ है, हमारे टूरिस्ट भी सेफ रहेंगे। इसका भी प्रयास किया जाए, ये मेरा मानना रहेगा। तो इन सारे स्पॉट्स को जो आप चिन्हित करा रहे हो, क्या उन जगहों पे डेवलपमेंट करने के लिए, उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल की गई है? बिल्कुल, हर वर्ष मैं 2005 से इस क्षेत्र में जिला परिषद बना था, 2010 तक, तब से लेकर कोई भी मंच, कोई भी ग्राम सभा, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है प्रशासन सामने इस बात को उठाता हूँ। बीच में हमारे प्रशासन आपके द्वार पिछले महीने ही 26 तारीख को हुआ था, उसमें भी हमने इस बात को उठाया कि इस क्षेत्र का टूरिज्म के इतने स्कोप होते हुए क्यों हम इसको अनदेखा किया जा रहा है। इस क्षेत्र को उठाया, इसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस कई सालों से इसका पेंडिंग है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जो मंजीरी चेक पोस्ट से लेके फुंगीबालू जेट्टी, देन वहाँ से लेके फुंगीबालू जेट्टी से लेके बड़ा बालू बीच मंजीरी, ये जो पैच है इसमें करीबन 3.5 किलोमीटर रोड का 7 करोड़ से ज़्यादा लागत में रोड बना है। मंजीरी चेक पोस्ट से लेके फुंगीबालू तक उसका कारपेटिंग सील कोट होना है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए काम रुका हुआ है और इसका टेंडर भी 2 बार हो चुका था। इसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस जितना जल्द दे सके, मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से, इसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने के बाद इस रोड को बनाया जाए ताकि टूरिस्ट आसानी से उस डेस्टिनेशन से पहुंच सके। ये हालांकि ये सनसेट पॉइंट तो एक है ही, जहां तक बीच की बात है वो आगे इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है, जो ग्रीनरी है, इसमें टूरिस्ट बहुत एंजॉय करेंगे, ये मेरा मानना है। पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा एक मिराकल, एक अजूबा, एक फाउंटेन जो शोर से लेके पानी के अंदर 100 मीटर अंदर एक मीठा पानी का एक फाउंटेन जैसा धार निकलता है, वो 24 घंटा निकलता रहता है। एक बहुत बड़ा अजूबा जो प्रकृति ने दिया है, वो हमारे इस द्वीपों में रेड लाइन चेन नाली के पास, जो यहाँ से बोटिंग करके वहाँ तक जाने के लिए 15 से 20 मिनट लगेगा। अगर उसको प्रमोट किया जाए, उस फाउंटेन को, उस जगह को प्रमोट किया, वहाँ जेट्टी भी बना हुआ है, हाँ, उसको रिपेयर किया जा सकता है। उसको अगर उस स्पॉट को प्रमोट किया जाए, मेरे ख्याल से विश्व में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ मीठा पानी का धार, एक फाउंटेन खारा पानी के बीच में, समुंदर के बीच में 100 मीटर छोर से उतना दूर तक, किनारे से 100 मीटर अंदर पानी के बीच में निकलती है। ये एक बहुत अजूबा चीज़ है। मैं चाहूँगा इस चीज़ को मैं वीडियो बनाकर एलजी महोदय को इस क्षेत्र का पूरा वीडियो और सारे प्रोजेक्ट को मैं एलजी महोदय मुख्य सचिव के पास पेन ड्राइव के थ्रू मैं बारी मैं इसमें बताया हूँ। और एलजी महोदय इस क्षेत्र का मुआयना भी किया है बाई बोट, और सीएस महोदय जितने भी यहाँ इससे पहले भी 2-4 मुख्य सचिव आए, सभी को इस क्षेत्र का दौरा भी किए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रगति में बहुत कमी है, स्लो है। इसको तेज़ी लाना ज़रूरी है इस क्षेत्र का। आपके कहने का मतलब है कि जो मीठे पानी का जो स्रोत है वो खारे पानी के अंदर से, समुद्र के बीच से निकलती है। समुद्र के अंदर एक धार निकलती है जो कभी पानी को प्रिजर्व करने से 2-2, 3-3 साल अभी तक खराब भी नहीं है, और पूरा का पूरा मीठा पानी 100%, और एक मिराकल है। ये मेरे ख्याल से इस स्पॉट को अगर प्रमोट किया जाए, इससे अच्छा स्पॉट पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। इस आइलैंड में तो छोड़िए, पूरे दुनिया में ऐसा स्पॉट कहीं भी नहीं है। आपको इस बारे में कैसे पता चला? मैं इस बारे में, इस लोकल, मेरा क्षेत्र यहाँ है, मेरा जन्म यहाँ है। यहाँ के जो मछुआरे भाई है, उन लोग जाते थे यहाँ से, जब उसको देखे, उसको बहुत भक्ति से मानते भी है, उसको पूजा भी करते हैं। वहाँ आस्था भी है लोगों का कि वो एक कुदरत का देन है। तो जो मछुआरे भाई, समुद्र के बीच से मीठा पानी कैसे पता कैसे चला हुआ है? मीठा पानी का जो धार आते हैं वो कहीं से नीचे से आ रही है और आके समुद्र के बीच में कोरल्स बनी हुए हैं, और वो कोरल जो है पानी के ऊपर 1 मीटर नीचे, कहीं शोर से 100 मीटर अंदर, तो कोरल से निकलती है। इसको जब तक मेरे पास इसका वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूं और आप इसको आगे प्रचार करें। जैसे आप देख सकते हो कि मैं खुद इस वक्त जहां खड़ा हूं, अगर आप मेरे पीछे का नज़ारा देखोगे तो
आप लोगों को भी काफ़ी आनंद आएगा, क्योंकि ये जगह ही इतना खूबसूरत है। देखिए, हमारे अंडमान निकोबार में प्राकृतिक सुंदरता को लेकर इसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया में अंडमान निकोबार को अगर जाना जाता है तो इसकी नेचुरल ब्यूटी, इसके क्रिस्टल क्लियर वाटर, इनके कोरल रीफ्स, यहाँ का प्लांटेशन, यहाँ का फ्लोरा फाउना, जंगल्स, इन सब के लिए अंडमान निकोबार को माना जाता है। यहाँ के वॉल्केनोज, मड वॉल्केनोज, ऐसी चीज़ों के लिए अंडमान निकोबार को पूरे दुनिया में माना जाता है। अभी हम खड़े हैं फुंगीवालू जेट्टी में। राइट। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ये जो रेटलैंड आइलैंड है, जिसको वो जेट्टी भी दिख पा रहा है, आराम पॉइंट जेट्टी, राइट। रेटलैंड की। और एक सुनामी में क्लॉप्स होने के बाद ये जेट्टी फुंगीवालू की, उसके बाद नया जेट्टी बनी है। यहाँ से रेटलैंड के ऑपोजिट में हमारे आज से 7-8 साल पहले की बात है, एक सर रहने समय टूरिज्म की तरफ से करीबन 30 लाख लागत से एक जेट्टी बनाई गई, वुडन जेट्टी। वहाँ रोड बनाया गया, जहाँ की टूरिज्म के कवर पेज पे, बुकलेट के कवर पेज में जहाजी बीच का भी फोटो उसमें डाला गया था। कौन सा जहाजी बीच? जहाजी बीच बोल के एक बीच है जो रेटलैंड में है। रेटलैंड में, ओके। हाँ जी, वहाँ पे बहुत बड़ा टोटाइज वहाँ हैचिंग करने आती है। बाहर से विदेशों से साइंटिस्ट वहाँ रहते हैं। काफ़ी अच्छा बीच है वहाँ पे, बहुत बड़ा। तो इसका वॉकिंग और एक ट्रैक वे बना के सर ने कोशिश भी किया था, और वो प्रोजेक्ट भी रुक गया। टूरिज्म की तरफ से करीबन 25 से 30 लाख रुपए उसमें खर्चे भी किए गए। वो प्रोजेक्ट भी रुक गया कहीं ना कहीं। और अब हम यहाँ से, मैं आपको ऐसे बताया था कि फुंगीवालू जो अंदर स्ट्रेच है, जो लोग लोनली प्लेस है, बहुत इंजॉय करेंगे नेचर को, जो प्रकृति को एंजॉय करेंगे। ये एक स्पॉट ऐसा है जहाँ टूरिस्ट आएंगे। आप देख पा रहे हैं मेरे दाहिने तरफ जो फुंगीवालू जो बीच है, छोटी सी बीच है, बिल्कुल, जो झाऊ प्लांटेशन है, जहाँ रेटलैंड से अंडर सी जो पाइपलाइन है यहीं से गई है, और जाके वहाँ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी और पंप हाउस यहीं से पंप होके जाती है पानी। और जहाँ मेरा मानना ये है, यहाँ से लेके आप जितने रोड पे आए हैं, ये रोड करीबन 7 करोड़ लागत से बनी थी, आज से 2014 के आसपास। तो बनने के बाद इसका कारपेटिंग, सिल कोट, फिनिशिंग नहीं किया गया। एनवायरमेंट क्लियरेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ गई। और इस जेट्टी से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लेके मेरे दाहिने तरफ फुंगीवालू जेट्टी से लेके बड़ा बालू जो बीच है, ये सामने आप देख पा रहे हैं बड़ा बालू बीच। बिल्कुल बिल्कुल। उस बीच में हम लोग यहाँ से 2.5 किलोमीटर करीबन जाने के बाद वो बड़ा बालू बीच मिलेगा। इसके भी बोल्डर पिचिंग रोड होते हुए भी उस पर ट्रैकिंग हम लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे नेगी सर जो PCCF रहे, उन्होंने कोशिश भी किए थे इस रोड को बनाकर हमें देंगे, ताकि हम लोग इसमें ट्रैक्स चला के कैसे भी करके उस बीच तक पहुंचे, ताकि टूरिस्ट को वहां जाने का मौका मिले। इसके लिए हमारा सेज मजुमदार सर भी काफ़ी प्रयास किया, मुखी सर इसको काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रैक में लेके आए थे। कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट भी टूरिज्म का यहाँ रुक गया। तो मेरा प्रयास, अनुरोध है प्रशासन से, इसको दोबारा से इस क्षेत्र का एक टीम बनाकर इसका सर्वे किया जाए। इसका फिजिबिलिटी टूरिज्म का क्या है, फैसिलिटी हम क्या दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ से हट बनाई गई, 3-4 हट बनाए गए, लेकिन यहाँ छोटे छोटे ज़रूरत के चीज़ जैसे पानी के बोतल, कैसा कुछ डाब, कुछ लोकल बंदे आके बेच पाए, तो टूरिस्ट तभी आ पाएंगे जब उनको कुछ ना कुछ खाने का स्नैक्स वगैरह मिल सकता है। ये मेरा फॉरेस्ट से भी अनुरोध है, आप एक छोटा सा हट बना के कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दे, या EDC कमेटी कई सालों से बनना इस क्षेत्र का बना नहीं, EDC कमेटी बनाकर उनको दिया जा सकता है, ताकि वो छोटा सा स्टॉल लगाए, टूरिस्ट यहाँ आए, दिन भर रहेंगे तो उनको कुछ ना कुछ खाने का मिल सकता है। ऐसे समय में टूरिस्ट तो यहाँ आते हैं, लेकिन उसको ये सारे बुनियादी चीज़ नहीं मिलने के कारण छोटा टॉयलेट की ज़रूरत है, पीने की पानी की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ का ज़रूरत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, EDC बना के कर सकते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं थम गया है। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, प्रशासन से अनुरोध है कि हमारा इस क्षेत्र को अगर डेवलप किया जा सकता है। ये टूरिज्म के डेस्टिनेशन पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में बहुत अच्छा डेस्टिनेशन, करीबन ऐसे 4-5 स्पॉट है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चेन नाली, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड लाइन के पास चेन नाली, जहाँ से कभी शिप में पानी लिया करते थे, वहाँ जेट्टी भी बना हुआ है।
वो जगह पे जो फाउंटेन, जो पानी का, मीठा पानी का धार जो समुद्र में निकलती है, वो यहाँ से इस जेट्टी से 15 मिनट का, अगर बोट में हम लोग स्पीड इंजन बोट में जाएंगे 15-20 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये एक टूरिज्म के लिए, यहाँ का क्षेत्र के युवाओं के लिए ये रोजगार का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। बीच में एक मीटिंग हुई थी, ज्वाइंट मीटिंग, फॉरेस्ट ने ये भी बोला था कि हम साइकिल ट्रैक बनाएंगे, इसका भी उद्घाटन मुख्य सचिव करेंगे। तो ये उम्मीद था कि ये जल्दी से होगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रुक गया। यहाँ से लेके फुंगी वाली जेट्टी से लेके बड़ा खाड़ी बीच जो रेडलैंड में स्थित है, करीबन वो जेट्टी जो बना हुआ है टूरिज्म की तरफ से रेडलैंड के पास, आराम पॉइंट के पास, उसमें भी करीबन 30 लाख रुपया लागत करके उस जेट्टी को और उस रोड को बनाया गया, उसको भी उपयोग में लाया जाए। मेरा अनुरोध है, इस तरह का 4-5 स्पॉट अगर देखा जाए, इस क्षेत्र का यूथ और इस क्षेत्र का टूरिज्म का जो बच्चे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन मिलेगा, जिसमें कि आने से पूरा का पूरा दिन भर का पैकेज इसमें हम लोग दे सकते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारा जो पर्यटन है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसके लिए हमारे यहाँ के लोकल्स जो हैं, फिर चाहे वो PRI मेंबर्स हो, वार्ड काउंसलर्स हो, सब लगातार कोशिश करते आए हैं कि यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा हो, ताकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसमें भी सुधार आए। हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, हमारे कई सारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स जो यूनियन है, इन लोगों ने भी लगातार मांग की है कि अंडमान निकोबार को टूरिज़्म के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। इसी सिलसिले में प्रकाश अधिकारी जी ने भी यहाँ की या अपने गुप्तापारा पंचायत में कई सारे जगहों को चिन्हित किया है और उन्होंने लगातार जो है प्रशासन से मांग की है कि उन जगहों को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, ताकि इससे यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन लोगों की भी आर्थिक वृद्धि होगी, उन लोगों की भी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजेस आएंगी और हमारे अंडमान निकोबार को भी ग्लोबली अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। कई सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, जैसे एक से एक सुंदर बीचेस है यहाँ पे, जैसा उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि समुद्र के बीचों बीच से एक मीठे पानी की धार निकलती है, जो कि यहाँ के लोगों के आस्था से भी जुड़ी हुई है और ये देखा जाए तो एक चमत्कार ही है। अगर इसको भी एक्सपोजर मिले तो फिर पूरी दुनिया में हमारे अंडमान निकोबार का नाम होगा बेशक। इन सारे मुद्दों को लेकर आज प्रकाश अधिकारी जी ने हमसे बात की है और उन्होंने आशा जताई है कि हमारी जो प्रशासन है और सरकार है इस उनकी बातों पर ज़रूर ध्यान देगी और इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से सोच विचार कर कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय ज़रूर लेगी, जिससे न सिर्फ ग्रामवासी या पंचायत बल्कि हमारे पूरे अंडमान निकोबार का भी नाम रोशन हो और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी कई सारी जो मांगे हैं वो भी पूरी हो पाएंगी। हम भी इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन इन सारी बातों पर जरूर ध्यान देगी ताकि द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और लोगों की रोजगार और आर्थिक समस्या भी दूर हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज किस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।